नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका एवियन सर अविनाश किशोर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जो है सापेक्ष गति। ठीक है, रिलेटिव मोशन। ये काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको समझते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे अलग अलग क्वेश्चन में ये सीखेंगे। कहीं भी आपको ये गिवन नहीं होगा कि इसको रिलेटिव मोशन से करना है। आपको खुद में समझ में आना चाहिए होगा कि इसको अगर सापेक्ष गति से करें तो शायद ये काम आसान हो जाएगा। तो मैं आज के टॉपिक में आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें सापेक्ष गति वाला अगर आप कंसेप्ट लगाते हैं तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन शुरू कर रहे हैं। इसको कहते हैं सापेक्षिक गति। ठीक है ना। तो किसी के सापेक्ष किसी वस्तु का मोशन देख रहे हैं, गति देख रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले वन डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो जब हम एक दिशा में सीख लेंगे उसके बाद दो दिशा में लगाएंगे। ठीक है, तो पहले 1D फिर 2D। ठीक है ना। तो वन डायमेंशन यानी कि एक ही दिशा, एक दिशा की ओर। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है जो त्वरित नहीं, अनएक्सेलरेटेड है ना, जिसमें वेग जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है ना, वेग नियत है। चलिए, तो अगर पहला वस्तु इस दिशा की ओर जा रहा है जिसकी वेग है v1, और दूसरा वस्तु भी इसी दिशा की ओर जा रहा है जिसका वेग है v2। ठीक है ना, ये ऐसे। तो यदि मैं वेलोसिटी ऑफ 2 WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू के बाद आप लिखोगे 1 ऐसे। तो कंप्लीट लाइन पढ़ना, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब वेग जो है वो दूसरे का है ना, दूसरा वस्तु जो है 2 का वेग 1 के सापेक्ष क्या होगा। ठीक है ना, तो ये सापेक्ष लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 2 का वेग a के सापेक्ष। ठीक है ना, तो 2 का वेग 1 के सापेक्ष क्या हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 2 का वेग 1 के सापेक्ष, इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखने का तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ 2, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, 2/1। इसका मतलब 2 का वेग 1 के सापेक्ष ऐसे पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा के हिसाब से अगर लिखें तो ये निकल के आता है जिसका वेग होगा उसके वेग को जिसके सापेक्ष निकालना है उससे इसको घटा दो। ठीक है ना, ये होता है रिलेटिव मोशन। मैं यहीं पे लिख देता हूँ रिलेटिव मोशन कैसे लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, इसको घटाएंगे। ठीक है ना, यही इसका परिभाषा है। इसको कैसे पढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, दो का वेग 1 के सापेक्ष। ठीक है, a है तो a का वेग b के सापेक्ष। ठीक है, अच्छा, यदि यही नियम यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा v1 माइनस v2, क्योंकि दोनों की दिशा समान है। तो अगर आप यहाँ से सदिश हटा दें तो सिर्फ उसके परिमाण को घटा दीजिए, तो आपको 1 के सापेक्ष, अच्छा इसमें उल्टा लिख दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 मतलब 2 - 1। तो इसका मतलब अगर 2 का वेग
60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक में बैठा हुआ मनुष्य अगर दो में बैठे हुए मनुष्य को देखेगा तो 60 से चलता हुआ नहीं दिखेगा, उसको 40 से चलता हुआ दिखेगा। इस चीज़ को आप खुद में भी फील कर सकते हैं कि मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार, ठीक है, और कार जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है कार, और इधर से एक बाइक निकलता है, ठीक है ना, इसको मैंने वैसे बाइक बोला है लेकिन बना दिया है साइकिल, मान लीजिए ऐसे ही कुछ है, ठीक है, इस प्रकार, और ये जा रहा है कितने से, ये जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है ना, ये बाइक है तो बहुत तेज भाग रही है ये, तो इसको मैंने बाइक लिख दिया, इसको मैंने कार लिख दिया, ठीक है। तो कार में बैठा हुआ आदमी अगर बाइक को देखता है ना, आप खुद भी अगर कार में कभी बैठ के जा रहे हो या बस में बैठ के जा रहे हो और सामने से एक बाइक निकल रही है, तो यदि वो 60 या 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ रही है, या वो बाइक वाला अगर वो निकल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो आप खुद भी चल रहे होते हैं, तो आपके चलने के कारण वो 80 किलोमीटर में जाता हुआ नहीं दिखेगा, वो थोड़ा कम जाता हुआ दिखेगा। कैसे समझना इस बात को, आपकी ये कार थी, आप खुद जा रहे थे, अब बाइक वाला बहुत धीरे धीरे आपको ओवरटेक करता हुआ नजर आता है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना हो नजर आता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ बैठे हैं और इसको आपको ओवरटेक करता हुआ अगर आपको दिखता है, उस समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, चाल से जाता हुआ वो बाइक नहीं दिखेगा, कम दिखेगा, है ना। या खुद भी आप अगर दो बाइक में जा रहे हैं, एक बाइक दूसरे बाइक से केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, एक का 60 है दूसरे का 40 है, तो 60 वाला 40 को ओवरटेक वो कर लेगा, लेकिन 40 से जो चल रहा है वो अगर 60 को देखेगा तो 60 से चलता हुआ नहीं दिखेगा वो, समझ पा रहे हो, है ना। 60 जो बहुत 60 से आगे दौड़ता हुआ दिख रहा है और खुद वो 40 से जा रहा है, तो वो उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपने उसको घटा दिया, ठीक है। तो इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, इन दोनों को घटा दोगे, क्यों घटाए, दोनों की दिशा समान है, तो 80 माइनस 60 मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कब होगा, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहा हो, तो ये ए हो गया। अब बी पे आते हैं, अब बी में देखो क्या है, 1 जो है वो इस दिशा में चल रहा है, लेकिन जो 2 है वो इसके विपरीत दिशा में है, 2 इसके विपरीत दिशा में, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखना है आपको, या वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखा मैंने लिखा कि 1 का वेग 2 के सापेक्ष, मैंने इस बात को लिखा है, और इसको आप इतने बड़े वाक्य में नहीं लिखेंगे। अब आप कैसे लिखेंगे, सिर्फ ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी हो गया वेग के लिए, और 1 का, तो पहले 1 लिखेंगे, जिसके सापेक्ष, तो उसको ऐसे इस प्रकार भाग के चिन्ह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको कैसे परिभाषा में लिखते हैं, तो v1 माइनस v2, ये तो चलो वेग सदिश में हो गया। अब देखो इन दोनों की दिशा विपरीत दिशा में है, तो किसी एक दिशा को पॉजिटिव मान लो, चलो इस दिशा को मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। तो v1 का मान क्या है, v1, लेकिन v2 का मान विपरीत दिशा में है, तो उसको माइनस v2 लिखना पड़ेगा, सही है, ऐसे। तो ये बन गया v1 प्लस v2, ठीक है ना। तो यदि आप केवल इसका परिमाण लिखेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा,
फिर से इसी बात को देखते हैं। यदि आप इस दिशा में जा रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे से और उधर से कोई बाइक आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो वो आपको 40 से आता हुआ नहीं दिखेगा, वो और तेज से आता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, बहुत तेज से आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब वो उन दोनों का वेग आपको जोड़ देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस प्रकार बना देता हूँ, ये इधर से जा रहा है 40 से और ये इधर से आ रहा है 60 से, ठीक है ना। तो ये B मान लो और ये C मान लो, ये कार हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B या वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C, कोई भी एक काम कर लो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे केवल इसका परिमाण निकालना चाहूँ तो सिंपली आप इसको जोड़ दीजिए, तो 40 प्लस 60 या 60 प्लस 40, 100 किलोमीटर प्रति घंटा इससे दिखाई देगा। इसको अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो आप ऐसे समझ लो कि आपका एक दोस्त है, वो उधर से आपके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और आप भी दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो यदि आप रुके हुए होते तो आप तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो समय, और आप खुद भी दौड़ना शुरू कर दिए और वो भी दौड़ रहा है, तो जब आप खुद भी दौड़ना शुरू कर दिए तो वो वाला समय और जब आप रुके हुए थे वो वाले समय से कम समय लगेगा, मतलब जल्दी में मिल जाओगे आप लोग। तो जल्दी मिलना वही दूरी है, पर जल्दी मिलने का मतलब है वेग ज्यादा हो जाना, समझ रहे हो। समय बराबर दूरी बटा वेग, दूरी बटा चाल। तो यदि समय कम लग रहा है इसका मतलब आपकी चाल ज्यादा हो गई है, पर चाल ज्यादा कैसे हुई? वो इसलिए क्योंकि आप भी दौड़ने लगे थे। तो इसका मतलब यदि कोई एक दूसरे के तरफ दौड़ते हुए आते हैं तो उनके वेग को जोड़ना होता है, यदि एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं तब भी आपको जोड़ना होता है। यदि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे सेम, या तो ऐसे जा रहे हैं या इस प्रकार जा रहे हैं, तो आपको वेग घटाना होता है ना। क्यों हो रहा है, उसके क्यों का जवाब आपको यहाँ से मिल गया, वो है इसके सापेक्ष गति के परिभाषा से। इसकी परिभाषा ये है कि जिसके सापेक्ष आप देखेंगे उसके वेग को आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसके सापेक्ष आप देख रहे हैं उसको आप घटा रहे हैं। तो यदि दोनों विपरीत दिशा में है तो आप 2 बार घटा दिए तो वो जुड़ गया, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या याद रखना है, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो दोनों सेम दिशा में जाएंगे तो आपको घटाना होगा, दोनों विपरीत दिशा में आएंगे तो आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये सदिश से ये बात परिभाषित हो रही है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको लूँगा दूसरा पार्ट जिसमें वेग कांस्टेंट नहीं है, त्वरित होगा, ठीक है ना। त्वरित यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा और तब आपको सापेक्ष गति देखना है, ठीक है। लिख लो। तो सापेक्षिक गति जो है वो अभी तक हमने कांस्टेंट वेलोसिटी का देखा है ना, मतलब नियत वेग का। अब त्वरित गति होगा और उसमें आपको रिलेटिव मोशन देखना है, उसमें सापेक्षिक गति देखना है, ठीक है। वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वहीं से अपनी न्यूमेरिकल्स पार्ट शुरू होंगे, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन इन 1D है, 1 डायमेंशन मतलब एक ही दिशा की ओर होगा, 1D एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया क्या लिख रहा हूँ? सापेक्ष गति है, ठीक है, एक ही दिशा की ओर लेकिन त्वरित गति है, ठीक है ना। तो ये है त्वरित गति, ठीक है, त्वरित गति, और ये सापेक्ष गति। चलिए, तो अब आप कैसे लिखेंगे इसको? तो जैसे त्वरित गति होता है वैसे ही हमें ये समीकरण याद आता है, u प्लस AT, है ना, ये याद आता है। और क्या याद आता है? S बराबर UT प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या याद आता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये याद आता है, ठीक है। अब देखो इन्हीं तीन समीकरण को यहाँ भी इस्तेमाल करने वाले हैं, त्वरित गति में इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। तो हर यहाँ जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसमें बस एक रिलेटिव 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 आ जाएगा, यानी कि सापेक्ष 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 आ जाएगा। तो इसको लिखोगे v रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव। t किसी का रिलेटिव नहीं होता है, समय किसी का सगा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि समय किसी के सापेक्ष नहीं होता है। समय तो सभी के सापेक्ष वही होगा। आपके लिए जितना समय का अंतराल हुआ मेरे लिए भी उतना ही होगा, चाहे मैं गाड़ी में बैठ के दौड़ रहा हूँ या आप वहीं कार में या बैठे हुए हो ज़मीन पे या कोई रॉकेट में उड़ रहा है, सभी के लिए समय का जो अंतराल है वो वही है, तो रिलेटिव टाइम वही होगा। लेकिन ये सारी बातें न्यूटोनियन फिजिक्स के लिए सही है ना, क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं उसको। यदि कोई वस्तु, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। प्रकाश के गति के आसपास चलने लग जाए ना, किरण के गति के आसपास चलने लग जाए, उस समय समय का जो अंतराल होगा वो बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो सब हमें नहीं पढ़ना, वो रिलेटिव मोशन हमारे सिलेबस में नहीं है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये नहीं है हमारे साथ। तो जो भी सापेक्ष गति है वो उसी समय तक उतनी ही दूर तक पढ़ रहे हैं जब तक किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश के गति से कम है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम है, ठीक है। उस समय समय का जो अंतराल है वो सभी के लिए बराबर होगा। यदि कोई वस्तु लाइट के स्पीड से चलना शुरू कर दे तो टाइम डायलेशन होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये सब आप पढ़ोगे, मास में भी चेंज आ जाता है, ये सब आगे पढ़ेंगे हायर में, है ना, जब आप कॉलेज जाएंगे तो ये सब कुछ जो पढ़ रहे हो ना, ये सब कुछ तभी सही है जब लाइट के स्पीड से कम वेग है, ठीक है। चलो, तो टाइम रिलेटिव नहीं होगा, तो v रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव, उसी तरह से s रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ ये s रिलेटिव, a रिलेटिव। तो ये जो तीन समीकरण मैंने लिखा, ये तीनों समीकरण लगेंगे कब, जब आप सापेक्ष गति देखेंगे 1D में, यानी कि एक दिशा में, जब त्वरित गति है ना, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो अब सुनो, अब इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए एक सवाल लेते हैं और सवाल से इसको समझेंगे। तो पहला सवाल है इस प्रकार, मान लीजिए ये ट्रैक है, ठीक है ना, इस प्रकार रेल का ट्रैक है, और या कार भी हो सकता है जो एक ही दिशा में चल रही है, पर क्या है कि रेलवे ट्रैक में ये फील आता है कि ट्रेन जो है वो ट्रैक से लेफ्ट राइट नहीं जा सकती, वो ट्रैक में ही वो चलेगी, है ना। लेकिन कार में ये फील नहीं आता। कार में ये होता है कि मान लो आपके रास्ते के आगे अगर कोई कार है तो आप दिशा बदलकर इधर से जा सकते हैं या इधर बदल के इधर से जा सकते हैं। तो आप ऐसे कार भी समझ सकते हैं, यदि दिशा बदल नहीं रहा, सीधी रेखा में ही वो अगर चल रही है वो गाड़ी, तो फिर ठीक है, उसमें भी यही लगेगा जो मैं अभी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, इसमें क्या सवाल है कि एक ट्रेन मान लो या कार मान लो, जो भी सही लगे आपको, वो ए है, ठीक है ना, ए, और ये V2 से
कांस्टेंट वेग से आगे चलती है, ठीक है, कांस्टेंट से आगे चलती है, ठीक है। अब इसके पीछे एक और ट्रेन है या कार है जो V1 से आ रही है ना, दिस इज B, ये V1 से आ रही है, ठीक है। और ये दिया गया है कि V1 का मान V2 के सापेक्ष ज्यादा है, गिवन, ठीक है ना। V1 का मान 2 से ज्यादा है, तो एक समय ऐसा होगा कि ये इसके पास पहुंचेगा और पहुंचने के बाद फिर एक बार ठोकर लग जाएगी, टक्कर हो जाएगा, इन दोनों में कोलिजन हो जाएगा। तो मुझे कोलिजन होने से रोकना है, तो सवाल इसी प्रकार पर बनाया गया है कि जब इससे ये d डिस्टेंस दूर होगा, है ना, जब ये d डिस्टेंस दूर होगा तब उसने ब्रेक लगा दिया, ठीक है ना, ब्रेक लगा दिया। तो जब d डिस्टेंस दूर है तो उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के कारण B में एक मंदन आया, ठीक है ना, मंदन यानी कि रिटार्डेशन आया। अब रिटार्डेशन का मतलब इस दिशा में त्वरण, ब्रेक लगाने के कारण, ठीक है। तो आपको बताना है कि दो में से एक सवाल आता है, या तो दूरी पूछते हैं या वो त्वरण पूछते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक सवाल मैं भी ले लेता हूं कि मान लीजिए वो D का या A का त्वरण का मान क्या होगा ताकि कोलिजन बचाया जा सके, ठीक है। या आपसे ये पूछ देंगे कि दूरी बता देंगे और पूछेंगे क्या कोलिजन होगा, ठोकर लगेगी या बच जाएंगे वो, कोलिजन नहीं होगा। तो सवाल क्या है कि A का मान ज्ञात कीजिए, A का मान ज्ञात कीजिए ताकि B और A में टक्कर ना हो सके, टक्कर ना हो, ठीक है ना। तो आपको त्वरण, ब्रेक लगाने के कारण त्वरण बताना है, या सवाल ऐसा देते हैं कि ब्रेक लगाने के कारण त्वरण दिया हुआ है, तो अब बताइए कितने दूर पहले ब्रेक लगाना पड़ेगा ताकि इन दोनों में कोलिजन ना, ठीक है। तो सोचिए B और A में ठोकर नहीं लगना चाहिए, टक्कर नहीं लगना चाहिए, तो ऐसा क्या होगा कि टक्कर ना लगे? क्या B को रुक जाना चाहिए? तो रुकना तो मैक्सिमम है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको चाहिए होगा, ये मिनिमम की बात होगी, कम से कम की बात होगी कि कम से कम कितना हो, कम से कम कि रोका जा सके, मिनिमम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तो तुम उसको रोक दोगे, तो रुक ही गया। तो कम से कम बताना कि हाँ इतना अगर आप ब्रेक लगाकर त्वरण ले आओ, ब्रेक लगा के यदि त्वरण ले आओ तो वो रुक जाए, ठीक है। देखते हैं, तो इसको देख लिए कैसे करना है। हाँ, तो फिर से मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है कि कम से कम त्वरण या मंदन आप बताइए, ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, उसमें बल लगता है ना, ब्रेक शू टायर को वो बल लगाते हैं, बल लगाने से त्वरण मिलेगा। तो त्वरण यानी मंदन विपरीत दिशा में कम से कम कितना हो कि ठोकर ना लगे। अब सोचिए टक्कर नहीं लगने के लिए क्या कंडीशन होगी, शर्त क्या होगी कि नहीं टक्कर हो। आपको ये लग रहा होगा कि B को रोक दें तो नहीं होगा, तो वो फिर मिनिमम नहीं हुआ ना, वो तो और भी ज्यादा चाहिए आपको। मेरे पास एक और उपाय, क्योंकि 1 का मान 2 से ज्यादा था, इसीलिए तो ये इससे आगे बढ़ता और ठोकर मार देता। यदि मैं 1 का मान 2 के बराबर कर दूं, समझो, यदि V1 और V2 बराबर हो जाए
तो फिर तो ये कभी इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। उन दोनों के बीच में एक दूरी रहेगी हमेशा ही, और वो दूरी हमेशा ऐसे होती चली जाएगी या ऐसे होती चली जाएगी, तो कभी भी उसको ठोकर नहीं मारेगा। इसका मतलब मेरे पास दिमाग में आ गया ऑप्शन कि मुझे फाइनली कहाँ लेके जाना है, दोनों के वेग को बराबर करना है। बस यहीं से काम चालू हो गया, ठीक है ना। सॉल्यूशन यहां लिख लेना, टक्कर रोकने के लिए शर्त क्या है? V1 का मान V2 के बराबर हो जाए तो वो कभी भी ठोकर नहीं मारेगा। यही इसका शर्त है, ठीक है ना। तो ये कम से कम वाली शर्त है, कम से कम ए मिनिमम है, तो कम से कम इतना हो जाए। यदि आप इससे और कम कर दो, V1 V2 के बराबर हो गया, V1 का मान और कम कर दो, तब तो नहीं रुकेगा। रोक ही दो तब तो नहीं ठोकर होगा, सही बात है, पर मुझे कम से कम चाहिए। या तो D मिनिमम बोलेंगे या A मिनिमम बोलेंगे, कोई भी। तो कैसे सोचेंगे? तो मुझे समझ में आ गया कि उसका फाइनल वेग ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो, तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो फॉर बी के लिए आपको क्या पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए? फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए V2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? V1, ठीक है। त्वरण क्या है? A, ठीक है ना। तो इससे समय निकाल लीजिए आप, समय, ठीक है। तो T का मान क्या होगा? तो T का मान होगा V2 माइनस V1, ये V1 माइनस V2 हो जाएगा, V1 माइनस V2 बाई A। कैसे हुआ सर? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। तो ये बात आपको समझ आ रहा है कि ये बंधन है, देख रहे हो A पीछे है, तो यहाँ माइनस A होगा ना। तो कैसे लगाया मैंने? V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो V क्या हो गया? V2, U क्या हो गया? V1, और ये हो गया माइनस AT। यहाँ से T निकालो, तो V1 माइनस V2 बाई A, ये हो गया पहली समीकरण। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? कि ब्रेक लगने से जो इसके वेग कम हुई और कम होकर V2 हो गया, उतने होने में समय कितना लगा, मैंने वो निकाला, ठीक है ना। ठीक है, अब इतने ही समय में B भी आगे बढ़ेगा, A भी आगे बढ़ेगा। बोलो, बिल्कुल, B भी आगे बढ़ेगा और A भी आगे बढ़ेगा। तो यदि मुझे ठोकर होने से रोकना है, टक्कर होने से रोकना है, तो B का जो दूरी है और जो A का दूरी है, उसमें B की दूरी D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ये समय का अंतराल निकल आया। कौन से समय का अंतराल है, एक बार फिर से समझते हैं। जब B ने देखा कि अब ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ठोकर लगने वाला है, तो जैसे उसने ब्रेक दबाया तो उसका वेग V1 से V2 होने में जो समय लगा वही समय है, ठीक है। अब इतने देर में तो 2 यानी कि जो A है वो भी आगे बढ़ रही होगी, क्योंकि वो रुकी तो है नहीं, और समय का अंतराल आपका ये है, उतने दूर में उसकी दूरी तय हो गई है। उतने ही अंतराल में B भी आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि आप ब्रेक लगाए हो लेकिन वो रुक थोड़ी रहा है, तो वो भी कुछ दूरी तय कर रहा है और A भी दूरी तय कर रहा है। तो इसको जरा समझते हैं कि ठोकर रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठोकर होने से रोकने के लिए। तो ये B है और ये A है, ठीक है, A है, समझना इस बात को। तो इनके मध्य जो दूरी थी पहले वो D थी, ठीक।
अब सुनो, अब इस t समय के अंतराल में b ने कुछ दूरी तय कर लिया, b ने कोई दूरी तय कर लिया, ठीक है। तो ये दूरी आपने लिख दिया SB। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उतने ही समय के अंतराल में ए ने भी कोई दूरी तय कर लिया, ए ने भी दूरी तय कर लिया, तो ये दूरी हो गया SA, ठीक है। अब सुनो, मान लीजिए यही आपका 0 0 था, ठीक है ना, यही आपका शुरुआत था, ठीक। तो SB वाली जो दूरी है वो SA प्लस D से कम होना चाहिए, है ना, इसकी दूरी कम होनी चाहिए। यदि ये कम नहीं हुआ तो फिर तो जाके उससे ठोकर खा जाएगा। तो टू अवॉइड कोलिजन, है ना, ये चीज तो हमें समझ आ गया कि ऐसा होना चाहिए। अब समीकरण में क्या लिखेंगे, तो टक्कर रोकने के लिए क्या होना चाहिए, SB का मान SA प्लस D से छोटा होना चाहिए, है ना। तो SA प्लस D का मान ज़्यादा होना चाहिए और SB का मान कम होना चाहिए, ठीक है। अब SB कैसे लिखेंगे, SB कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। B जो है वो त्वरित है, तो त्वरित वाला सूत्र लगाओगे, क्या लिखेंगे, UT, U का मान क्या है, V1, तो V1T, लेकिन ये मंदन हो रहा है, -12A² ये हो गया SB। ये छोटा होना चाहिए ऐसे, ये तो कांस्टेंट ही चल रहा है ना पूरे टाइम, तो इसको केवल और केवल लिख दिया आपने V2T, ये हो गया SB, ये हो गया ऐसे प्लस D, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए और T का मान यहाँ से रख दीजिए, T का मान इसमें रख दीजिए, तो इसको मैं इधर ले आया, तो ये क्या बन गया, V1 माइनस V2T माइनस ½ AT², ये छोटा होना चाहिए D से, और T का मान यहाँ से रख देंगे, देखिए, तो T का मान यहाँ रख दे, तो ये क्या हो गया, V1 माइनस V2, और T का मान यहाँ से रख दो, तो V1 माइनस V2 बटा A, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, -12A और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। तो A और A कट गए और ये लेस देन इक्वल्स टू D हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे -2A है और यहाँ पर ये भी होल स्क्वायर हो गया, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा A माइनस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा 2A, और ये लेस देन इक्वल्स टू D होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम आएगा, तो ये मतलब ये इसका आधा है, तो एक से आधा घटाओगे तो आधा होगा, तो इसको लिख सकते हो V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बटा 2A लेस देन इक्वल्स टू D। तो या तो D पूछते हैं वो, या A पूछते हैं, कोई भी एक चीज पूछते हैं। तो यहाँ से A का मान क्या लिखोगे, D को यहाँ भेज दो, A को यहाँ भेज दो, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा 2D लेस देन इक्वल्स टू A, ठीक है।
तो ए मिनिमम क्या होगा, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बटा 2d। ये हो गया मिनिमम, ठीक है। तो एक बार फिर से बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, समझते हैं। दो वस्तु चल रहे होते हैं, एक का वेग ज्यादा होता है, दूसरे का वेग कम होता है। तो d डिस्टेंस दूरी पर ब्रेक लगाते हैं या मंदन हो रहा होता है। तो ब्रेक लगाने पर इससे इस पर कोलिजन ना हो, टक्कर ना लगे, उसके लिए त्वरण कितना होना चाहिए या दूरी कितनी होनी चाहिए जहां आपको ब्रेक लगाना है या मंदन लगाना है, यही सवाल है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको सोचा और समझा कि कम से कम की बात अगर होगी तो क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि b का वेग यदि a के वेग के बराबर हो जाए, क्योंकि इसका वेग ज़्यादा है, तो यदि इसके बराबर हो जाए तो कभी भी इसके आगे नहीं जा पाएगा, दोनों बराबर चलते जाएंगे, ठीक है ना। भले ही वो उसके पास आकर जस्ट बराबर चलना शुरू कर दे, लेकिन ठोकर नहीं लगेगी, सही है। तो समझ आ गया कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इसके वेलोसिटी के बराबर। तो मैंने उससे क्या निकाल लिया, समय का अंतराल निकाल लिया। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए का मान माइनस ए है, ठीक है। तो समय निकाल लिया। अब उतने ही समय के अंतराल में b भी आगे जाएगा और a भी आगे जाएगा। अब मैंने इसको ऐसे बनाया, ये जो व्हाइट वाला है ये पहले की बात है और जो येलो वाला है ये बाद वाला है। तो समझना बात को फिर से, ये जो दूरी है SB, मतलब उस समय जब उसने ब्रेक लगाया और जब उसका वेग v2 हो रहा है, उतने ही दूर अंतराल में दूरी जो तय की गई है वही है, ठीक है। तो SB का मान निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो दूरी है तब तक A भी आगे बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि वो रुका है नहीं, ये भी नियत वेग से आगे बढ़ रहा है, तो वो भी दूरी तय करेगा। तो ये दूरी पूरी क्या हो गई, यहां से यहां की दूरी क्या हो गई, दूरी हो गई d प्लस ऐसे, समझ रहे हो, d प्लस ऐसे। पहले ये था d और ये ऐसे हो गया, तो चलो d पूरा यहां से यहां तक प्लस ऐसे, समझ रहे हो। यहां से इसकी दूरी है d और यहां से इसकी दूरी ऐसे, तो ये पूरा दूरी क्या बन गया, d प्लस ऐसे। अब ये जो दूरी है ये b और ये a के बीच में, पुराना वाला b और नया वाला a के बीच में जो दूरी है, वो दूरी और b ने जो तय किया है दूरी, वो कम होना चाहिए। तो SB का मान यदि ऐसे प्लस d से छोटा हो तब तो कोलिजन नहीं होगा। अब SB कैसे लिखेंगे, b त्वरित है, कैसे, इधर मंदन आ रहा है इसका a और ये कांस्टेंट से जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र क्या लगेगा, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इसके जगह, और a के नीचे क्या लिखोगे, केवल ut, d तो d रहा, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, इस 2 को यहां ले आया, फिर t को कॉमन ले लिया और t का मान मैंने यहां से रख दिया। यहां रखोगे तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पहले से होल स्क्वायर है, तो एक a और एक a कैंसिल हो गए। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया तो a मिनिमम इतना आया। यदि d मिनिमम पूछा जाता तो d यहाँ चल जाता, a यहाँ आ जाता, ये आंसर आ गया। तो ये तरीका समझ आया। ये तरीका बहुत ही लेंदी तरीका है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो इससे फील आता है कि कैसे हो रहा है आगे। इसी सवाल को करने का हम कौन सा मेथड लगाएंगे, रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। और देखना एक लाइन में आंसर आ जाएगा, मतलब एक ही कंसेप्ट में आंसर आ जाएगा, बस 1 2 3 सॉल्व करना पड़ेगा, बस सिर्फ एक समीकरण, ठीक है। इसीलिए अपन सापेक्ष गति पढ़ते हैं। हालांकि कहीं लिखा नहीं रहेगा कि आपको करना है, आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से करेंगे तो काम बहुत आसान होगा। पहले इसको लिखो, फिर मैं वो बताता हूँ आसान सा तरीका, ठीक है। चलिए मेथड 2 देखते हैं। मैंने सब कुछ अभी लिख रखा है, हटाए नहीं है,
जो पहले लिखा हुआ था, ठीक है। सिर्फ यहाँ जो मैंने समीकरण लिखा है उसको हटा दिया और फाइनल जो आंसर है वो लिखा हुआ है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि आंसर सही है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले मुझे जो शर्त है, जो कंडीशन है, ये पता चल गई है कि क्या होना चाहिए। तो टक्कर रोकने के लिए V1 का मान V2 के बराबर हो जाए, तो ये कम से कम का शर्त है, ठीक है ना। तो ये टक्कर नहीं हुई, ठोकर नहीं लगेगा, दोनों में टक्कर नहीं होगी, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसमें से मैं कोई एक फॉर्मूला लगाने वाला, कौन सा लगाएंगे? समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं फिर से क्यों निकालूं? समय निकालने का हमारे पास समीकरण है, पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको लगाऊंगा। इसमें समय का कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। इस सूत्र को लगाते हैं। तो किसी के सापेक्ष करना है, ये रिलेटिव लिखा हुआ है, तो किसके सापेक्ष पढ़ने आसान पड़ेगा। वैसे तो आप किसी के सापेक्ष भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ए के सापेक्ष इसको देखूंगा, मतलब ए में बैठकर बी को देखना चाहूंगा। तो ए में बैठकर अगर बी को देखूंगा तो अंतिम वेग, सापेक्षिक वेग क्या होगी ये बताओ। यदि दोनों समान वेग से एक दिशा में चल रहा हो तो एक के सापेक्ष दूसरा क्या दिखेगा? जीरो वेलोसिटी से। समझ रहे हो कैसे? मैंने बताया था ना, एक ही दिशा में अगर चलें तो V1 माइनस V2 करते हैं, और यदि दोनों का मान बराबर है तो फिर तो वो जीरो हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू मेथड 2, ठीक है। कौन सा मेथड? रिलेटिव मोशन मेथड। तो किसके सापेक्ष? तो WRT मतलब सापेक्ष समझ लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू, सापेक्ष है ये। किसके सापेक्ष? तो विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो 2 के सापेक्ष या A के सापेक्ष, A लिख लेते हैं, चलो A के सापेक्ष B को आप देख रहे हो, ठीक है। तो आप क्या लिख रहे हैं? V रिलेटिव बराबर U रिलेटिव प्लस 2A रिलेटिव इंटू S रिलेटिव, ठीक है ना। तो V रिलेटिव कैसे लिखोगे? तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A लिखना है। तो दोनों की वेग तो समान हो गई ना, तो रिलेटिव, अच्छा V स्क्वायर होगा ना, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, सही है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। प्रारंभिक वेग क्या है दोनों की? तो एक का 1 है, दूसरे का 2 है। तो क्योंकि आप A के सापेक्ष देख रहे हैं तो A का वेग माइनस होगा और A का वेग क्या है? 2। तो इसको लिख दिया आपने V2 और इसको लिख दिया आपने V1, ठीक है। आप इसको वेक्टर से भी लिख सकते हैं यदि आप परेशान होना नहीं चाहते, ठीक है ना। मतलब आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे प्रॉब्लम है, तो U रिलेटिव लिखना है ना, U रिलेटिव। तो आप U1 माइनस U2 लिखोगे वेक्टर तरीके से, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू 2 पढ़ रहे हैं। तो U1 कितना है? देखो U1 है V1, किस दिशा में है? इस दिशा में, इस दिशा को प्लस मान लिया गया है, ये भी उसी दिशा में है, तो V1 माइनस V2 होगा। तो इसको मैंने लिख दिया V1 माइनस V2। समझ में आया? तो 2 के सापेक्ष देख रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू A देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू A देख रहे हैं, तो आप B माइनस A करोगे, तो V1 माइनस V2, क्लियर है? होल स्क्वायर प्लस 2, और इसको कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू A है ना। तो A का नाम क्या है? चलो ऐसे लिख देता हूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A, वेक्टर तरीके से, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा? तो इसको ऐसा लगेगा ना कि इसके पास पहुंच गया है, तो A के सापेक्ष B का विस्थापन क्या होगा? D होगा। यदि आप इसी में बैठकर देखोगे तो आपको लगेगा मैं नहीं चल रहा हूं, तो ये रेस्ट पे आ गया, ये रुका हुआ हो गया, अब ये इसके पास पहुंचेगा, तो उसके पास पहुंच गया तो उसने दूरी, सापेक्ष विस्थापन कितना तय किया? तो वो दूरी तय हुआ है D दूरी, ठीक है। तो अब B का त्वरण क्या होगा? B का त्वरण होगा, इस दिशा में है तो माइनस A हो गया इसका त्वरण, तो इसको आप लिख लीजिए 2 इंटू
माइनस ए का तो त्वरण क्या होगा, ए का त्वरण, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, वेग कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया। और ये क्या लिखोगे, चलो यहाँ हटा के लिख देता हूँ, विस्थापन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, डी, ठीक है ना। और इधर क्या हो गया, इधर वैसे ही रहा, है ना, तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अब इसको भेज दो इधर, तो ये क्या बना, 2AD इक्वल्स टू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो a बराबर क्या आ गया, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बटा 2, देख रहे हो, एक ही लाइन में आंसर। तो ये मिनिमम इसलिए है, इससे मिनिमम ही निकलेगा क्योंकि आपने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, तो ये कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लगाया मैंने, रिलेटिव मोशन लगाया जिसमें फाइनल वेलोसिटी 0 कर दिया, और एक का त्वरण 0 है और दूसरे का त्वरण माइनस ए है क्योंकि वो मंदन है। मान लीजिए ये भी त्वरित होता तो फिर इसका त्वरण भी यहाँ आ जाता, और उस समय वो वाला मेथड काफ़ी लेंदी हो जाता है, ये मेथड आसानी से हो जाएगा। तो देख रहे हो, सिर्फ 2 लाइन में आंसर आ गया और एक ही कंसेप्ट में, ठीक है। तो यही आप हर बार लगाओगे, सिर्फ क्या यूज करना है, सापेक्ष गति का सूत्र यूज करना है। तो ए के सापेक्ष बी, बी का सापेक्ष ए, ऐसे आपको देखना है। आ रहा है समझ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और सवाल देखते हैं। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही कॉमन सा सवाल है, जो कि एक, मैं बताता हूँ कौन सा सवाल है। ये एक लिफ्ट है, ठीक है ना, लिफ्ट, और लिफ्ट के इस ऊपर में एक बोल्ट है, नट बोल्ट वाला जो बोल्ट होता है वो है, ठीक है, और वो ढीला सा हो गया है, और इसके बीच में मैं दूरी ले लेता हूँ 3 मीटर, ठीक है। अब लिफ्ट प्रारंभिक वेग दोनों की 0 है, ठीक है ना, 0 से शुरू करना, चलना शुरू कर रहे हैं, और लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रही है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो उसी समय क्या होता है कि ये ढीला होकर खुल के नीचे गिर जाता है, तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एक समय में क्या होगा, ये इसके फ्लोर में गिर जाएगा। फ्लोर समझ रहे हो, फ्लोर नीचे जो फर्श है, फर्श में जाके गिर जाएगा। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद ये जो बोल्ट है वो इसके फर्श में आके गिरता है। समय बताना है, t का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बोल्ट को फर्श में गिरने का समय ज्ञात कर। समझ में आया? ये जो बोल्ट है उसको यहाँ पे गिरने में कितना समय लगेगा, यहाँ ऐसे इस प्रकार गिर रहा है, तो ये बताना है आपको। तो ये चीज आप समझ पा रहे हो कि जैसे ही ये खुल के नीचे गिरा वैसे ही ये ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये जो फर्श है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगी और ये तब नीचे गिरेगा। इसका मतलब 3 मीटर का दूरी तय नहीं करने वाला, कम दूरी तय करे, है ना, और तभी पहुंच जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, मैं फिर से 2 तरीके में बताता हूँ। मैंने आपको बताया कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि आपको इसको सापेक्ष गति से करना है, ठीक है, आपको खुद में समझ होना चाहिए। कब लगाते हैं, जब 2 वस्तु के बारे में बात हो रही हो और उन दोनों के मध्य एक गति हो रहा हो, है ना, या तो वेग त्वरण कुछ भी हो रहा हो, दोनों
के सापेक्ष मोशन हो रहा हो। तो जब दो वस्तु चल रहे होते हैं तो हमेशा सापेक्ष गति लगाना आसान होता है। तो पहले तो बिना सापेक्ष गति लगा के मैं आपको बताता हूं मेथड 1, ठीक है, दोनों समझना जरूरी है। देखिए, पहले लिफ्ट इस प्रकार थी, इस प्रकार लिफ्ट थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये ऊपर ऐसे चला गया होगा, ऐसा, है ना, इस प्रकार। तो यहां पर बोल्ट आकर नीचे गिर जाते हैं। कहां से? यहां से, यहां से यहां गिर जाते हैं ना। तो इसको इतनी ही दूरी तय करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है तो मुझे ये दिख रहा है कि ये केवल y अक्ष की ओर विस्थापन हो रहा है। तो मैं इसको ले लेता हूं यहाँ पे 0 0, ये आपका ओरिजिन हो गया, और ये आपकी हो गई y एक्सिस। तो ऊपर की ओर मैंने प्लस मान लिया, है ना, इस दिशा की ओर धनात्मक है, ठीक है। अब समझो, ये दो, ये वाला जो है ना, ये, इसको मैं फ्लोर लिख रहा हूं f, फ्लोर यानी कि फर्श, फर्श को लिख रहा हूं f, ठीक है। और ये बोल्ट है, ये क्या है, बोल्ट। तो बोल्ट को लिख रहा हूं b, बोल्ट को क्या लिख रहा हूं, b, ठीक। अब दोनों का y देख रहे हो समान है, दोनों के y समान है। ये फ्लोर और ये बोल्ट, है ना, ये फ्लोर है f और ये बोल्ट है b, दोनों का y जो है वो समान है। तो आपको यही लिखना है। शुरू करते हैं कि वो मिलेंगे कब, मिलेंगे कब, जब y का, y कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब वो जो बिंदु है वो दोनों का बराबर होगा, वहीं जाके वो मिलेंगे। तो y फ्लोर का बराबर y बोल्ट का होना चाहिए, तभी तो मिलेंगे। या जब मिले हैं तो दोनों का y बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब y कैसे लिखेंगे? ये y है, विस्थापन नहीं, ये क्या है, स्थिति है। तो स्थिति में आपको t बराबर 0 पे आपने ये ओरिजिन माना है, ये t बराबर 0 है, ये t बराबर 0 है, और ये क्या है, t बराबर t, ये आपको मान ज्ञात करना है ना। तो t बराबर 0 पे फ्लोर कहाँ है, 0 पे, लेकिन बोल्ट कहाँ है, 3 मीटर ऊपर है ना, ये 3 मीटर ऊपर है। तो आप क्या लिखेंगे, y0 प्लस ut प्लस हाफ at², और इसका भी वही लिखेंगे, y0 प्लस ut प्लस हाफ at²। समझ में आया? यहाँ क्या लिखेंगे, ये बोल्ट हो गया, और ये क्या लिखेंगे, ये फ्लोर हो गया। तो ये फ्लोर, ये भी फ्लोर, ये बोल्ट और ये बोल्ट। इसमें सापेक्ष का आपने नियम नहीं लगाया, सापेक्ष गति नहीं कर रहे हो, तो आप इसको एब्सोल्यूट लिखोगे, ठीक है। तो फ्लोर का y क्या है, 0 0, तो प्रारंभिक ये कोऑर्डिनेट 0 है। दोनों रेस्ट से शुरू कर रहे हैं, है ना, दोनों ही रुके हुए हैं, दोनों, क्योंकि ये नहीं चल रहा तो ये भी नहीं चलेगा ना। तो u 0 हो गया, चलो ये u 0 हो गया, ठीक है, प्लस हाफ a, किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है ना, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की ओर ये जा रहा है, तो इसको आपने लिख दिया एक्सेलरेशन ऑफ फ्लोर, फ्लोर का वही त्वरण होगा जो इसका है त्वरण, तो वो कितना लिख दिया आपने, a लिख दिया। चलो अभी a लिख देता हूँ, इंटू t², ठीक है ना, इक्वल्स टू, अब y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, और बोल्ट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y0, y0 मतलब t बराबर 0 पे वो कहाँ था, तो t बराबर 0 पे बोल्ट कहाँ है, ये 0 है, तो ये कितना है, 3, तो यहाँ क्या लिखोगे, 3, ठीक है। u ये भी 0 है, ठीक है। अब बोल्ट का त्वरण
आपने ऊपर की दिशा को पॉजिटिव माना है ना, तो बोल्ट का त्वरण नीचे है ना, बोल्ट का त्वरण g है, क्योंकि ये जैसे इसे टूटकर अलग होता है, जैसे ही कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होगा त्वरण उसके लिए नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अब उस पर बल ही नहीं लगा रहा है वो वस्तु, तो अब सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे है, तो इसका त्वरण क्या लगाओगे, इसका त्वरण -g लगाओगे। समझ में आया? ठीक है, तो -g और ये हो गया t। अब इसमें माइनस है, इसको इधर ले आएंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये क्या बना, ½ a प्लस g इंटू t²। इसको मैं ले आया और इसमें कॉमन ले लिया, है ना, ½ t² कॉमन ले लिया, तो a प्लस g आ गया बराबर 3। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 2 है और ये 10 है, तो 12/2 हो गया, है ना, ये 2 और ये 10 और ये हो गया t²। तो चलो 2 को इधर भेज दिया आपने, 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 12, तो t² बराबर 6/12 मतलब 1/2, तो t का मान क्या आ गया 1/√2, नेगेटिव होगा नहीं इसलिए √2, तो वो 1/2 टाइम लगेगा। ठीक है, यदि आप ये गलती का करते कि इसको 3 मीटर दूरी तय करने में जो समय लगेगा फ्री फॉल लगा दिया आपने √2h/g, तो इसका क्या आंसर आता, तो 2h/g, तो कितना √6/10 है ना, 1/5 3/5 कर दो, तो √3/5, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर सही। ठीक है, तो समझ में आया कैसे किया मैंने, दोनों का y समान कर दिया। ठीक है, अब ये पहला मेथड था, इसको पहले आप लिखो, फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूँ जिसमें सापेक्ष गति का इस्तेमाल करूँगा। ठीक, अब इसी सवाल को मैं सापेक्ष गति से करके दिखाता हूँ, कितना आसान से हो जाएगा ये सवाल। ठीक है ना, क्योंकि इस मेथड में आपको ये y कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट समझना पड़ता है, और ये कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है बच्चों से। तो इस प्रकार के सवाल में, क्योंकि देखो दोनों ही चल रहे हैं ना, तो इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करो, रिलेटिव मोशन से, मेथड 2। ठीक है ना, तो मेथड 2 इज रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन से कर रहा हूं, तो किसके सापेक्ष बात करें, तो यदि आप यहां बैठ जाते हैं, है ना, यहां पर ही एक कोई ऑब्जर्वर है, वो इसमें है, लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ, तो लिफ्ट ऊपर नीचे जाता हुआ तो उसको नहीं दिखेगा, तो आप इस फ्लोर के सापेक्ष पढ़ रहे हो, फर्श के सापेक्ष स्टडी कर रहे हैं, या आप समझ लीजिए वहां एक चींटी है बहुत ही छोटी सी फ्लोर में और वही देख रही है, तो लिफ्ट अगर ऊपर भी जा रही है तो उसको क्या दिखेगा, वो जो बोल्ट है वो नीचे आके कहाँ गिरा, फर्श पे गिरा, है ना, तो वो बहुत ही आसान होगा। तो मैं किसके सापेक्ष लिख रहा हूँ, WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर, तो फ्लोर के सापेक्ष, है ना, फर्श के सापेक्ष आप इसको पढ़ रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर क्या लिखेंगे, S रिलेटिव, U रिलेटिव। मैंने कैसे समझा ये समीकरण लगाना है, क्योंकि पहली बात तो इसमें समय निकालना है और दूसरी बात इसमें विस्थापन की बात हो रही है, तो UT, अरे स्क्वायर नहीं होगा, S इक्वल्स टू UT प्लस ½ AT², ये होगा। तो समय में मैंने रिलेटिव नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि समय किसी का रिलेटिव नहीं होता, किसी का सगा नहीं होता, किसी के रिलेटिव नहीं होता ये आंसर। ठीक है ना, तो ये सापेक्ष समय नहीं होता, सभी के लिए वही समय का अंतराल होगा, चाहे आप यहाँ बैठकर देखिए या ग्राउंड में बैठकर देखिए, हर बार समय का अंतराल समान ही मिलेगा ऊपर से नीचे गिरने का। ठीक है, तो मैं फ्लोर के सापेक्ष देख रहा हूँ, और मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर छोटा सा दूसरा एक या तो कैमरा लगा हुआ है ऐसे समझिए, और ऊपर दिशा की ओर मैंने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है A से, तो फ्लोर की भी एक्सेलरेशन वही होगी, क्योंकि लिफ्ट पूरी ऊपर जा रही तो उसका फर्श भी ऊपर जा रहा होगा और उसका त्वरण वही होगा जो लिफ्ट का तो त्वरण होगा। लेकिन
जो बोल्ट है, जो नट है, वो वहां से खुल के नीचे गिर गया। तो जैसे ही वो उससे अलग होता है वैसे ही त्वरण लिफ्ट का नहीं ले पाएगा, तो फिर वो हवा में है, तो इसका मतलब गुरुत्व बल के अधीन ही वो चलेगा, मतलब जी उसकी त्वरण हो जाएगी। समझ में आया? इसमें भी मैंने वही काम किया था, है ना, जी लिया था। क्यों लिया था जी? क्योंकि ये जो बोल्ट है वो इससे अलग हो चुका, वो हवा में है, तो हवा में है तो वो त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल का होगा। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा तो सर ये लिफ्ट में भी लगना चाहिए क्योंकि वो तो पृथ्वी में ही है, तो उसको तो नहीं, उसको भी नीचे जी लगना चाहिए। बिल्कुल उसमें भी लग रहा है, लेकिन उसको कोई मशीन है जो ऊपर खींच रही है, तो खींचने के कारण भी वो उधर बल लगा रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे है। तो जो नेट फोर्स हुआ एक्चुअल में नीचे और ऊपर दोनों साइड खींचने पे जो उसका रिजल्ट निकल गया है ना, जो उसका परिमाण है, उसी के कारण ये त्वरण आया है ए का मान कितना है? 2। ठीक है ना, तो वो नेट फोर्स है, उसमें भी नीचे लग रहा है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो एस रिलेटिव, तो यहां बैठ के जब आप देखेंगे फ्लोर के सापेक्ष, तो आपको ये बोल्ट यहां से यहां तक जाता हुआ दिखेगा। तो उसने दूरी कितनी तय की? 3 मीटर। ठीक है, किस दिशा में तय हुआ? किस दिशा में इसने विस्थापन किया है? विपरीत दिशा में। ये हो गया एस, है ना। तो आपने ऊपर प्लस माना था, ये नीचे जा रहा है, तो इसको क्या लिखोगे? -3। ठीक है, u तो 0 ही है, प्रारंभिक वेग दोनों का 0 है, तो वो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब किसके सापेक्ष है? फ्लोर के सापेक्ष। तो त्वरण कैसे लिखोगे? त्वरण फ्लोर के सापेक्ष, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर, इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर, है ना, यही इसका रिलेटिव हो। तो इसको उस सूत्र से तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसके वेग या उसके त्वरण को घटाते हैं, है ना। तो इस सदिश के साथ होगा a माइनस एफ। यही इसमें समझने वाली बात है, यही चीज में मिस्टेक होता है और ये मिस्टेक होता है, इसीलिए बच्चे ये मेथड करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसमें बहुत ही बढ़िया से आपको साइन समझना होता है। तो ये प्योर वेक्टर है, सदिश है, तो दिशा देखकर ही काम करना होगा, ठीक है ना, इंटू t²। ठीक है, तो ये हो गया। अब बताते जाइए, एक एक करके मान इसका रखते हैं। तो -3, अच्छा, हाफ, ठीक है। बोल्ट का त्वरण किधर है? तो बोल्ट नीचे जा रहा है ना, ये इसका बोल्ट वाइट है, तो बोल्ट जा रहा है नीचे, बोल्ट नीचे जा रहा है इस प्रकार। इसके त्वरण क्या हो गई? इसके त्वरण g हो गई, ठीक है ना। और ये ऊपर जा रहा है, कितने से? a से, ठीक है। तो आपने ऊपर की दिशा को धनात्मक लिया है, तो बोल्ट किधर जा रहा है? नीचे, तो उसकी त्वरण क्या लिखोगे आप? -g, ठीक है। एक माइनस तो इसके सूत्र वाला माइनस है। फर्श किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर क्या है? प्लस, तो प्लस ये है, कितना है? a इंटू t²। ये इधर आ गया, तो -6, इसको इधर भेज दिया आपने, बराबर। इन दोनों का मान रख दीजिए, तो माइनस माइनस में माइनस कॉमन निकाल लो, तो g प्लस a इंटू t²। तो ये माइनस और ये माइनस कट गए, तो ये कितना हो गया? 12। तो 6/12, 6/12 इक्वल्स टू t²। तो देखो वही आ गया ना, ठीक है। तो ये कट गए, 1/2 हो गया, तो t का मान क्या आ गया? 1/√2 सेकेंड। तो दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए, दोनों में आपको ये बात पता होगी कि इसमें किस प्रकार से लिखते हैं दिशा देखकर, क्योंकि ये क्या है? सदिश है, वेक्टर है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका सापेक्ष गति की बात, जो 1D है, यानी कि एक ही दिशा में है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें 2 डायमेंशन होगा, दोनों ही दिशा में होगी, और वो 2 दिशा वाली बात हमने किस में किया था? तो प्रक्षेप्य गति में किया था, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन में यही सारा कंसेप्ट लगाने वाले हैं, और उसमें देखेंगे कि रिलेटिव मोशन कैसे काम करता है। तो इतना ही।
1D में, अब 2D में बढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-2121-799।